इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान बहनों एवं भाइयों को मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं हमारे जो दो युवा साथी हैं, कलसानिया जी और पलसानिया जी, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के जो कार्यक्रम के आयोजन का प्रारंभ किया है। इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आप किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि जो भारतवर्ष है ये एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर आप पूर्व कालों में इस स्थिति का मूल्यांकन करें, जो मैंने कहा कि भारतीय कृषि हमारी वित्त व्यवस्था का आधार है, उसकी मेरुदंड है, बैकबोन है। 2000 वर्ष में पूरे विश्व में 2009 के दौरान पूरे विश्व में मंदी का दौर आया, लेकिन हमारा देश उस मंदी से उभर पाया और उसको उभर ही नहीं पाया, उसका सामना किया और देश में किसी भी प्रकार की आर्थिक विपत्ति को हम सहन कर पाए। उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे भारतीय कृषि को और हमारे किसानों को, जिन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और दूसरा अवसर बहुत ही कम समय में 2009 के बाद 2019 में के अंत होते होते पूरे विश्व में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कोरोना महामारी ने जो है कृषि पूरी व्यवस्था को, पूरी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस संकट के दौरान भी अगर कुछ बच पाया है तो वो कृषि व्यवसाय बच पाया और कृषि व्यवसाय ने कोरोना से लड़ने के लिए हमको जो शक्ति प्रदान की और देश को एक भूख के कगार से बचाया, उसके लिए पुनः हमारे किसान भाई और भारत की कृषि का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना के दौरान कृषि में अनेक चुनौतियों का सामना हुआ, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर अरुण तोमर जी ने 4 बिंदुओं में से सबसे अंतिम बिंदु मार्केटिंग का रखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों कि आप कृषि उत्पादन करने में, नियोजन करने में सक्षम हैं। आपने जो ठान लिया आपने करके दिखाया है, लेकिन जिसके करने की आवश्यकता है उसकी तरफ अभी आपका ध्यान पूरी तरह से नहीं जा रहा है। और वो क्षेत्र है जो अरुण जी ने चौथे नंबर पे कहा था, मार्केटिंग, बाजारीकरण। जब तक हमारा किसान संगठित होकर के बाजार के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसके द्वारा किया गया मेहनत, उसके द्वारा किए गए प्रयास उसको इतनी आर्थिक संपन्नता की तरफ नहीं ले जा सकता। किसान अगर समृद्ध बनना है, किसानी को अगर हमने समृद्ध बनाना है तो हमें कृषि को लाभकारी बनाने की तरफ देखना पड़ेगा। हमारी खेती लाभकारी कैसे हो? खेती में बहुत प्रकार की खेती हैं, धान्य फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, दलहनी हैं और बागवानी फसलें हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। बहुत बड़ा कृषि का जो ये फैलाव है ये बहुत बड़ा है। और उसमें अगर हम देखते हैं कि बागवानी फसलों का, पशुपालन का, इन 2 जो सेक्टर हैं इनका हमारी जो कृषि के विकास की दर है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और अगर कहें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे देश में अगर कृषि के विकास को बल मिला है तो इन 2 ही व्यवसायों से अत्यधिक विकास में बल मिला है, बागवानी के माध्यम से, पशुपालन और मत्स्य के माध्यम से। हम दूसरी परिकल्पना करते हैं शाकाहारी बनने की, क्योंकि शाकाहारी बनने के साथ साथ हमारा स्वस्थ जीवन जुड़ा हुआ है। आप सभी ने देखा कि कोरोना विश्व महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने शाकाहार की तरफ परिवर्तन हुआ। अधिकांश से अधिकांश लोग शाकाहार भोजन की तरफ अपने को देख पाए, क्योंकि कोरोना महामारी से बचने का एक ही मंत्र मिला कि हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कैसे मजबूत हो सकती है। उसको मजबूत करने के लिए हमें अपने पोषण को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार के स्तर पर, अपने गांव के स्तर पर जब तक अपना पोषण का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, और पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए आपको बागवानी फसलों के लिए
जिसमें साग भाजी, फल एवं दूध का सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है, जिससे आपकी शरीर की पूरी मांग की पूर्ति हो सकती है। हमें एक दिन में 300 ग्राम सब्जी खाने की परिकल्पना करते हैं। अगर प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति 300 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल करता है तो ये विश्व स्तर पे माना गया है कि हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, पोषण की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, उनकी आपूर्ति संभव है। तो यहाँ पे 2 बातें मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ। आप बागवानी को अपनाएं, और बागवानी के अपनाने में पहला उद्देश्य आपका अपने परिवार का पोषण, आपकी सुरक्षा होना चाहिए। दूसरा जो है, आपका जो कृषि का व्यवसाय में बागवानी का जो चयन करना है, आपको उससे अधिक आमदनी के लिए चयन करना है। आप बागवानी फसलों को अपनाएंगे, निश्चित रूप से आप अधिक आमदनी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारा किसान भाई, जब हम यंत्रीकरण की बात करते हैं, हमारे देश में मैकेनाइजेशन हुआ, हमने देखा है गन्ने की बुआई मशीनों द्वारा होने लगी, धान की कटाई मशीनों के द्वारा होने लगी, गेहूं की बुआई मशीनों द्वारा होने लगी, बहुत सारी फसलों की सीधे बिजाई होने लगी। यंत्रीकरण हुआ। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 70% लोगों की जीविका का आधार कृषि है। अगर कृषि में उनको निरंतर कार्य नहीं उपलब्ध होगा तो उनका गांव छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन करना निश्चित है। और यही परिणाम हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमें कृषि के अंदर निरंतर व्यवसाय और अवसर, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जब हमने अपनी धान्य फसलों में यंत्रीकरण की तरफ जोर दिया, निश्चित रूप से यंत्रीकरण उनमें आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है कि इतनी बड़ी आबादी को अगर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा सकते तो देश में बेरोजगारी, भुखमरी पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए मैं मानता हूँ किसान भाइयों, बागवानी फसलें, सब्जी फसलें, फलदार वृक्ष और मसालों की खेती, ये हमारे निरंतर व्यवसाय देने के माध्यम बन सकती हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो किसान गन्ना, धान, गेहूँ लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, और उनको मालूम है ये गन्ना जो है 12 महीने की फसल है, धान 5 महीने की फसल है, गेहूँ भी 5 महीने की फसल है, सरसों 130 दिन की फसल है, आपने यंत्रीकरण कर दिया, गांव का मजदूर को काम नहीं मिलेगा तो गांव का मजदूर कहाँ जाएगा? वो गांव से पलायन करेगा, शहरों में जाएगा, और शहर में जाकर अपनी जिस प्रकार की जीविका का उपार्जन वो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों से आया मजदूर करता है, उसके अगर आप उसका वास्तविक रूप देख लेंगे तो बहुत ही भयावह लगता है। तो किसानों के साथ साथ हमें मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे? बागवानी फसलें उसका एक विकल्प है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, अगर कोई किसान बागवानी करता है तो वो कम से कम साल में 4 से 5 फसलें ले सकता है सब्जी फसलों की, क्योंकि सब्जी फसलें धान्य फसलों की अपेक्षा कम अवधि में हो जाती हैं। कम अवधि में होने के कारण उनको निरंतर परिश्रम की, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और उनको जो गाँव में रहने वाला मजदूर है जिसको हम निरंतर काम दे सकते हैं, जब उसको निरंतर काम मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि जुलाई के माध्यम में अगर हम किसान भाई अपने खेत में मूली, अगेती मूली की खेती करता है तो उसकी 50 दिन के अंदर मूली की फसल खत्म हो जाती है। उसके बाद 50 दिन के बाद वो जो है धनिया की बुआई करता है या पालक की बुआई करता है, साग सरसों की बुआई करता है, पुनः वो 35 से 40 दिन में एक फसल की कटाई कर सकता है। उसको लेने के बाद वो मटर की बुआई करता है, 115 से 118 दिन में, 20 दिन में मटर की कटाई कर सकता है, और उसके बाद वो खेत में मटर निकालने के बाद में पछेती गोभी या प्याज की रोपाई कर सकता है। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, और उनकी गोभी की कटाई करने के बाद किसान फिर दोबारा मार्च के अंत में लोबिया, गुआर या जो हमारी दूसरी फसलें हैं, मिर्च की रोपाई कर सकता है। तो एक फसल जो हम धान्य फसलें एक साल में 2 फसलें ले सकते हैं, और उनमें मैकेनाइजेशन होगा तो उनसे हमारे मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे बागवानी फसलें अपनाएंगे तो किसानों के साथ साथ मजदूरों को काम मिलेगा और उनको पोषण भी मिलेगा, साथ ही साथ जो है उनके आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि किसान को निरंतर आमदनी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे खर्चे प्रतिदिन होते हैं और मुख्य फसलों से हमारी आमदनी मौसम पर आधारित होती है। जब हम बागवानी फसलों की बात करते हैं, बागवानी फसलों में सब्जी फसलों की बात करते हैं, तो उससे हम निरंतर अवसर, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, आमदनी के नए अवसर पैदा करते हैं, और उसके साथ साथ अपनी पोषण सुरक्षा भी करते हैं। जब घर में आपके सब्जियों का उत्पादन होगा, पूरे वर्ष उत्पादन होगा, तो आप निश्चित रूप से अपने घर में उसका उपयोग कर पाएंगे। इससे आपके परिवार की,
आपके आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा होगी, पोषण सुरक्षा होगी। तो ये तो पोषण सुरक्षा और निरंतर रोजगार के अवसर हैं, लेकिन इसका व्यवसायीकरण कैसे होगा? खेती के व्यवसायीकरण में आपको जो है आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। आधुनिक तकनीकें क्या होंगी? उसमें उत्तम किस्म का बीज आपको इस्तेमाल करना होगा, उन्नत किस्मों के साथ साथ उन्नत किस्म का बीज लेना होगा। आज हमारे देश में उन्नत किस्मों के बीजों की उपलब्धता आज भी हमारे सामने चुनौती है। तो वो एक अवसर है व्यवसाय का, हमारे कृषि में जुड़े हुए युवाओं का, कृषि में जो हमारे स्नातक हैं या स्नातकोत्तर किए हुए छात्र हैं, उनके लिए एक अवसर है कि वो बीज उत्पादन के क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरी जो हमारी रोजगार की स्थिति आ सकती है, हम बात करते हैं कि अगर हम स्वस्थ पौध तैयार करें, अधिकांश सब्जी फसलें या बागवानी फसलें उनको पहले पौध तैयार करनी पड़ती हैं। कुछ सीधे बिजाई भी होती हैं। बीज का उपचार करना नितांत आवश्यक है। बीज के उपचार के माध्यम से आप मृदा से लगने वाले रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगेती फसलों की जब हम बुआई की बात करते हैं, अगर मटर की हम अगेती बुआई करते हैं सितंबर के अंतिम सप्ताह में, तो उसमें फफूंद रोग आता है, जिसको हम बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट का नियंत्रण बीज उपचार के माध्यम से किया जा सकता है। तो हमें ये नियंत्रण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जो हमने बात की कि जो सब्जी फसलें जिनकी हम पौध तैयार करते हैं, स्वस्थ पौध तैयार करना आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रारंभ के 25 से 28 दिनों तक स्वस्थ पौध का उत्पादन कर लिया तो निश्चित रूप से हम इस पर लगने वाले जो खर्चे हैं उसको कम कर सकते हैं और नर्सरी उत्पादन को हम एक व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं। हमने अपने संस्थान में कई ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जिसमें हमने युवाओं को प्रशिक्षण दिया। उसके लेने के बाद उन्होंने पौध उत्पादन का कार्यक्रम चालू किया और उसकी मैं एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं। रायपुर में स्थित वीएनआर कंपनी के मालिक हैं, उनके बेटे ने 2000 में हमारे यहाँ से 3 महीने का एक डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वो भारत की जानी मानी कंपनी के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और 200 से 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बीज उत्पादन, नर्सरी उत्पादन, संरक्षित पौध उत्पादन के माध्यम से वो अपना आज आमदनी ले रहे हैं। तो मैं अपने युवा कृषक स्नातकों को, अपनी कौम के जो स्नातक हैं, उनको आह्वान करता हूं कि आपको इन अवसरों को देखना है, पहचानना है, आपको बीज उत्पादन की तरफ अग्रसर होना है। उसके बारे में आपको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, नियोजन करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे देश में बीजों की बहुत अधिक मांग है, तो बाज़ार हमारे पास खुला हुआ है। दूसरा, पौध उत्पादन, खुले खेत में आप पौध उत्पादन कर सकते हैं। थोड़े से परिवर्तन करके आप वर्षा से बचा करके आप अस्थायी जाल घरों का निर्माण करके स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं और उसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। और देश के कई भागों में आप कुरुक्षेत्र में चले जाइए, आप जो है चंडीगढ़ के पास चले जाइए, कई लोगों ने इस व्यवसाय की तरफ ध्यान दिया है और उसको एक व्यवसाय के रूप में प्रतिवर्ष 1 एकड़ क्षेत्र से वो जो है 8 से 10 लाख रुपए का पौध उत्पादन करके अपने परिवार का बेहतर जिंदगी का यापन करने में सफल रहे हैं। तो मैं आह्वान करता हूं कि आप पौध उत्पादन के कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरी बात आती है, आज आपने देखा होगा, आज शहरों के अंदर जो तकरीबन 47% आबादी देश की आज शहरों के अंदर आ गई है और जिस प्रकार से अनुमान है वर्ष 2050 तक ये जो आज की स्थिति है, जो हम बात करते हैं कि हमारी 57% आबादी अभी गांव में है, बाकी शहर में है, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। गांव से लोग पलायन करके शहरों में जाएंगे, शहरों की हालत ख़राब हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों के अंदर नहीं है। तो ये जो स्थिति 2050 में आने वाली है उसको समझने की आवश्यकता है, माइग्रेशन को रोकने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको स्वस्थ सब्जी उत्पादन करने की आवश्यकता है और जब हम स्वस्थ सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो मैं आपका इशारा करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन की। आज हमारे देश में बहुत बड़ा बाजार उभर के आया है ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन का, लेकिन मैं यहाँ अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि इस अवसर को आपको गंवाना नहीं है। लेकिन अकेला किसान एक इकाई के रूप में काम नहीं कर सकता। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनिक खेती में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक खेती का स्वरूप मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही प्रखर होगा और ये बहुत उभर के आएगा। तो हमें आवश्यकता है अपने युवाओं को इस दिशा में काम देने की, इसमें सोचने की, उसकी योजना बनाने की, उसमें प्रशिक्षण लेकर के कार्बनिक रूप से जो है हमें ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन करके उनका वितरण करने की। अभी हम बाजार की बात कर रहे थे। बाजार हमारा मैं समझता हूं कि हमारा जो बाजार की स्थिति है, हमारा उत्पादन जो है वो बिखराव में होता है।
बिखराव से फिर वो संगठित होता है और संगठित होकर पुनः वो बिखराव के रूप में जाता है। उसको मैं अंग्रेजी के रूप में कहता हूँ सेग्रीगेशन से एग्रीगेशन और एग्रीगेशन से रीएग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको समझने की आवश्यकता है, हमें संगठित होने की आवश्यकता है, पूरे देश समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। संगठन के माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे उत्पादों में छूट मिल सकती है। मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, आज हमारा नाबार्ड बैंक है, स्वयं सहायता किसानों के समूह निर्माण में 20 लाख की वो छूट देता है, सपोर्ट देता है। उसके माध्यम से आप अपना उसका पंजीकरण करा सकते हैं, समूह तैयार कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपनी आवश्यकता के जो उत्पाद हैं, आप खाद हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, कोई भी उसको आप अपने एक बहुत संगठित तरीके से ले सकते हैं, जिसमें आपको जो हमारे डीलर्स हैं, कंपनियां उनको 20% से 30% की छूट देती हैं, वो छूट आपको मिल सकती है। आपके लगने वाले जो कृषि में उत्पाद हैं उनमें लागत में कमी आ सकती है, लेकिन आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको सामूहिक रूप से इस प्रयास में आने की आवश्यकता है। अभी दूसरा जो हमारी खेती का बागवानी में परिवेश है वो है संरक्षित खेती का। हमारे देश में संरक्षित खेती के अंदर हमने लगभग वर्ष 2000 के दौरान शुरुआत की थी और आज हमारे देश में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के आसपास सब्जी फसलों में क्षेत्रफल है। इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वातावरण की परिस्थितियों में बदलाव आया है, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, अगर आप वार्षिक वर्षा का जो हमारे देश में बारिश होती है उसको देखेंगे तो कुल मिलाकर के वर्षा की मात्रा में कमी नहीं आई है, लेकिन उसके बदलाव में कमी आई है। जब भी वर्षा होती है एक दिन में 60 mm, 80 mm और 150 mm तक बारिश होती है और सारा वर्षा का जो बहुमूल्य जल है वो बह करके नष्ट हो जाता है। हम उसके संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते। संरक्षित खेती में बढ़ावा देने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जल का भी इस्तेमाल करना है, उसका संरक्षण करना है। और कम से कम अगर हम 2 एकड़ का पौंड सामूहिक रूप से तैयार कर लेते हैं, उससे हम तकरीबन 10 एकड़ क्षेत्र के अंदर 5 से 6 महीने के सिंचाई जल की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का कृषि और औद्योगिक विकास में इस्तेमाल हुआ है, उससे हमारे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में पेयजल संकट होने वाला है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जिले से, मेरठ से रहने वाला हूं और मैंने अपने 35 साल के सरकारी नौकरी में और टोटल अपने 57 साल के आयुकाल में देखा है, हमारे क्षेत्र में ही जल स्तर की जो गिरावट आई है, जहां पे 40 फुट पे पानी होता था, आज वहां 300 फुट पे पानी चला गया। अगर इसी रफ्तार से पानी की गति हमारी मृदा से घटती चली गई और हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारी खेती भी खतरे में पड़ जाएगी, हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, हमारा पशुपालन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ हमें सोचने की आवश्यकता है। तो हमें संरक्षित खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास, हम जब भी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में 75% या 80% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे मझोले और स्मॉल फार्मर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी संरक्षित टेक्नोलॉजी का। इसमें सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का आह्वान हुआ है, उसमें 50 से 60% तक जो है सब्सिडी की उपलब्धता है। कुछ राज्यों में ड्रिप इरिगेशन देने के लिए 90% की व्यवस्था है। तो यहाँ पे हमें किसानों को जागृत करने की आवश्यकता है। आज हमारा जो पुराना किसान है, जो हमारे वृद्ध किसान हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते। लेकिन मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का स्तर कुछ भी रहा हो, लेकिन वहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से है, सबके हाथ में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है। चाहे वो रोज़गार करता है या स्वरोजगार करता है या नहीं करता है, सबके खान पान को बेहतर बना है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को जाना। लेकिन हमारी जो कृषि में करने वाले लोग हैं, उनको इस जानकारी का अभी भी अभाव है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, अपने कौम के जो युवा लोग हैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप अपने परिवार को उन टेक्नोलॉजी के बारे में अपने लोगों को जानकारी दें, और दे करके उनको जो हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस के उपलब्ध हैं उनका ज्ञान लें। तो संरक्षित खेती को बढ़ावा देना है, तो उसके साथ साथ आपको जल संरक्षण करना है। अब आपने अगर संरक्षित खेती, सारे किसान एक साथ में अगर संरक्षित खेती की तरफ अग्रसर हो जाते हैं तो इतने बड़े संसाधन उपलब्ध होने में कठिनाई आती है, लेकिन उसको एक हम फेज मैनर में कर सकते हैं। समूह का निर्माण करना आज हमें समय की आवश्यकता है। अगर हम समूह का निर्माण करके बाजार आधारित फसलों का उत्पादन करेंगे, जैसे आप संरक्षित अवस्थाओं में बीज रहित खीरे की बात करते हैं, लाल पीली शिमला मिर्च की बात करते हैं, हरी शिमला मिर्च की बात करते हैं, चेरी टमाटर की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमने कई किस्मों का विकास किया है।
जो हमारे किसानों के लिए उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप संस्थानों के साथ जुड़ के बीज उत्पादन के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो आज आप सरकारी नौकरियों की तरफ आस लगाए बैठे हैं और सरकारी नौकरियों के अवसर दिन बाय दिन घटते जा रहे हैं, इसके तरफ आपको रह कर के अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। आपको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो हमारे कृषि से जुड़े हुए युवा हैं, कृषि स्नातक हैं, मैं उनको पुनः अनुरोध करूंगा कि आप कृषि के व्यवसाय में जुड़िए, संगठित रूप से जुड़िए, योजनाबद्ध तरीके से जुड़िए। और जो मैंने 4 बातें कही हैं कि आप बीज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर हो सकते हैं, पौध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में आप आ सकते हैं, संरक्षित खेती के आधार पे को आप आगे बढ़ा सकते हैं और इनके माध्यम से आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और अपनी आमदनी ही नहीं, आप गांव में रहने वाले लोगों को उसके कार्य को प्रबंध करने के लिए प्रशिक्षण दे करके गांव के स्तर पे ही अनेकों लोगों को रोजगार का सर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे गांव भी सुरक्षित रहेंगे और ये देश भी सुरक्षित रहेगा और आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और टेक्नोलॉजी हमारा युवा जानता है, क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो शायद इतना अच्छी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझती है। तो युवाओं को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए संगठित होने की आवश्यकता है, स्वयं सहायता ग्रुप बनाने की आवश्यकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को ये धरोहर के रूप में दे सकें, जिसको आज हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी के रूप में कहते हैं। इसी तरह से हमें आवश्यकता है, हमारे जो संसाधन हैं, ज़मीन का पानी है, हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है और हमारा बेहतर स्वास्थ्य है, ये सब बने रहें। अगर हम ये सब बने रहे तो मेरा पूर्ण विश्वास है हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर होंगे। और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए हमें अपनी खेती को मजबूत करना है, क्योंकि मैंने शुरुआत में 2 बातें कही हैं। 2009 में जब पूरे विश्व में मंदी आई तो किसने देश की इज्जत बचाई? वो कृषि व्यवसाय था। कोरोना के काल में अगर देश की इज्जत बचाई तो वो कृषि व्यवसाय था। और आने वाले समय में मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि आज कोरोना पैंडेमिक को देख रहे हैं, आगे आने वाले समय इस प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रादुर्भाव होगा। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि हमें अपनी कृषि को मजबूत करना, अपने खान पान को मजबूत करना, अपनी आमदनी को बढ़ाना, अपने आप को ग्रामीण परिवेश में सुरक्षित रूप से रहना। आप ये भी देखते होंगे, सारा कोरोना का प्रकोप आज शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रकोप करता है। ग्रामीण क्षेत्र आज हमारे सुरक्षित है, हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि वहाँ का खान पान समृद्ध है। उनको दूध, फल, सब्जी, अपने घर से उत्पाद किया हुआ गेहूँ, चावल, दाल, उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो बेहतर पोषण लेकर के सुरक्षित हैं। इसलिए मैं अपने युवा किसान साथियों से, इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों से आह्वान करता हूँ कि आप इस जो हमारा कार्यक्रम है, इसके अंदर जो आप सम्मिलित हुए, उसमें की गई जो वार्ताएं हैं, जो चर्चाएं हमने की हैं, आप उसको अपनाने का प्रयास करेंगे और आगे आने वाले समय में ये जो जाट इंटरनेशनल जाट संसद है, इसके माध्यम से और अधिक कार्यक्रम कर सकेंगे और हम अपने किसानों को जो नवीनतम की टेक्नोलॉजी हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, उनके बारे में जानकारी देकर के उनको सक्षम बनाएंगे, ताकि हमारा किसान, हमारी कौम और आगे बढ़े। और हमारी कौम तो खेती के साथ जुड़ी हुई है और जब ये खेती का स्वरूप बदलने पे उतर जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी खेती का स्वरूप बदल जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि हम लोग खेती करने में निपुण हैं, हमारे जीन में खेती करना बसा हुआ है, पशुपालन बसा हुआ है, हम शाकाहारी हैं, हम समृद्धशाली हैं, शक्तिशाली हैं। और उसका मुख्य कारण है हमारी कृषि, हमारा खान पान, हमारी बेहतर सोच। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं अपने दोनों युवा साथियों को, कलवानिया जी को और पलसानिया जी को, अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आप अगले जो भी कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए करेंगे, हम उसमें पूरा आपका सहयोग देंगे। चाहे वो जो है सब्जी उत्पादन की बात हो, चाहे बागवानी के अंदर मसाले उत्पादन की बात हो, या हम फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, या किस प्रकार से इनके माध्यम से हम किसान भाइयों की अपने आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसमें हमारा जो भी योगदान संभव होगा, हम खुले मन से आपका सहयोग करेंगे। और पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे अपने लोगों के बीच आकर के कुछ विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवादी हूं। धन्यवाद, नमस्कार।